कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक श्री सुभाष पंत का निधन हो गया। उनकी लिखी कहानी रतिनाथ का पलंग मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। 52 साल की उम्र में रतिनाथ की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब वो बेहद खुश था और अपने को दुनिया का सबसे सुखी प्राणी अनुभव कर रहा था। यूं ये कोई खास दिन नहीं था। सन 1980 मई की पहली तारीख थी। मौसम काफी गर्म था, इतना कि बोलते हुए मुंह से शब्द बाद में निकलता था। माथे पर पसीज कर बूंदों की शक्ल में पसीना पलकों से पहले टपक पड़ता था। लू थी और दिन लंबे और उबाऊ थे। कर्जदार की छाती पर सवार बारी वाले की तरह सूरज आसमान से आसानी से टलने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन रतिनाथ खुश था और बहुत खुश था। वो अपने को इतना हल्का अनुभव कर रहा था कि हाथ फैलाकर हवा में उड़ सकता था, और साथ ही उसमें ऊर्जा का इतना आवेग था कि कूदने से आसमान को छू सकता था। इस अपार खुशी की वजह ये थी कि कर्ज अदायगी की आखिरी किश्त पिछली तनख्वाह में कट चुकी थी और इस बार अनिवार्य कटौतियों के बाद पूरा वेतन उसके हाथ में था। और ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये सुखद अवसर कितने अरसे के बाद आया था। उसे कतई याद नहीं पड़ रहा था। वो भूल चुका था कि इससे पहले कब उसे पूरा वेतन मिला था और उस वक्त उसके हृदय में कौन सा फूल खिला था। उसने अपनी 3 बेटियों की पढ़ाई, उनका विवाह, पत्नी की बीमारियां, रिश्तेदारी की औपचारिकताएं तथा अन्य दीगर खर्चे कर्ज निकाल कर ही निभाए थे। इसके अलावा उसके पास और कोई जरिया भी नहीं था। उसका एक कर्ज पूरा भी नहीं हो पाता था कि दूसरा सिर पर चढ़ जाता था। उसे कतई विश्वास नहीं था कि वो कर्ज के इस चक्कर से कभी मुक्त हो सकेगा। लेकिन वो अपनी मितव्ययता से आखिर इस चक्कर से मुक्त हो ही गया, और वो भी 52 साल की उम्र में। और फिलहाल उसे ऐसा कोई आसन्न संकट भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि उससे निपटने के लिए तत्काल कर्ज निकालने की जरूरत होगी। बेटियां ब्याही जा चुकी थीं। बेटे ने फर्स्ट डिवीजन में हाई स्कूल पास कर लिया था और वो विज्ञान विषय के साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। उसकी फीस माफ थी। दफ्तर से चुराए कागजों से उसने बेटे के लिए 15-20 कॉपियां बना रखी थीं और तकरीबन 1 दर्जन बॉल पेन और इतने ही सिक्के भी जमा कर रखे थे। यानी बेटे की तात्कालिक जरूरतें पूरा करने में वो सक्षम था। संयोग से अमूमन बीमार रहने वाली उनकी पत्नी भी इन दिनों स्वस्थ चल रही थी। माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनकी आशा आकांक्षा अभावों के गर्त में दफन हो चुकी थी, और वहां से करवट लेकर बाहर झांक सकने की संभावना अब नहीं के बराबर थी। यानी 52 साल की उम्र में उसके सामने एक ऐसा अवसर आया था कि वो अपने बारे में सोच सके, कुछ खास और अहम। घर पहुंचकर उसने थैला खूंटी से लटकाया और अपनी पत्नी को आवाज दी। अरे सुनती हो? पत्नी छत पर बड़ियां लगा रही थी। आवाज सुनकर वो पीठी सने हाथ लिए नीचे उतरी। क्या बात है? उसने पूछा। बात तो कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जब भी मैं दफ्तर से लौटूं तो तुम काम करती ही मिलो? पत्नी को आश्चर्य हुआ। अक्सर तो वे दनकते हुए दफ्तर से लौटते थे, मरखन्ने बैल से। आज ये क्या हुआ? वो असहज हो गई। यहां बैठो मेरे पास, रतिनाथ ने कहा। पत्नी उदक गई। मेरी पीठी सूख रही है। उसे गोली मारो। आदमी को कभी कोई क्षण सुख शांति से भी बिताना चाहिए। हम सिर्फ कोल्हू के बैल नहीं हैं, समझी तुम? पता नहीं क्या हुआ। पत्नी की आंखें भर आईं, लेकिन उसे आंसू पोंछने में शर्म सी महसूस हुई। इतनी पक्की उम्र की औरत का सहानुभूति के हल्के परस से विफल हो जाना सम्मानजनक तो नहीं ही कहा जा सकता। रतिनाथ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और फुसफुसाया, पार्वती। पार्वती जवाब देना चाहती थी, नहीं दे पाई। उसने उनके हाथ की तरफ देखा जिस पर आकाश बेल की तरह नसों का नीला गुच्छा उभरा हुआ था। वो भयभीत हो गई।
वे जरूरत से ज्यादा बुढ़ा गए हैं। साथ रहते हुए भी उसे इस बात का एहसास इससे पहले क्यों नहीं हुआ? शायद इसकी वजह ये रही हो कि वो आज उन्हें सिर्फ देख ही नहीं रही थी, बल्कि महसूस भी कर रही थी। दरअसल मैं सोच रहा हूं कि हमें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। पार्वती को आश्चर्य हुआ। उनके पैर जीवन की ढलान की ओर बढ़ चुके हैं। अब तो बची खुची किसी तरह निभ जाए, यही बहुत है। ऐसे वक्त जिंदगी को नए सिरे से आरंभ करने का उनका आमंत्रण उसे बड़ा बेतुका और हास्यास्पद लगा। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। बढ़िया लगा लूं, फिर आपकी बात सुनती हूं। रतिनाथ को अफसोस हुआ। पार्वती उसकी बात सुनने की जगह बड़ियों को ज्यादा महत्व दे रही है। उसने मजबूती से कहा, जिसके भीतर कोई हल्का सा दर्द भी था, नहीं, तुम्हें पहले मेरी बात सुननी होगी। पार्वती ने देखा कि उनके चेहरे पर जीवन के प्रति गहरी शिद्दत का रंग था। वो चुपचाप रतिनाथ की बगल में बैठ गई, उत्सुक और सहमी हुई। मेरे रिटायरमेंट को अब 6 साल रह गए हैं, उसने कहा। परमात्मा की कृपा से तीनों बेटियों की शादियां हो गई हैं। मेरे सारे कर्ज निबट चुके हैं और मुझे पूरा वेतन मिलने लगा है, जो मेरे जैसी छोटी नौकरी वाले ईमानदार और जिम्मेदारियों से भरे आदमी के लिए छोटी बात नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अब तक हमने गधे और सुअर की जिंदगी जी है। अब ये बची हुई जिंदगी हमें अपनी तरह से जीनी चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। अभी हमारी जिम्मेदारियां कहाँ खत्म हुई? पार्वती ने कहा। बिट्टू को पढ़ाना है, उसका ब्याह करना है, माँ जी पिताजी का बुढ़ापा, हारी बीमारी, और ये जिंदगी तो समर भूमि है जिसमें हर टाइम लड़ते रहना और लड़ते लड़ते मर जाना है। बिट्टू को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। वो होशियार है और वो खुद खड़ा हो जाएगा। रही माँ जी पिताजी की बात, तो ये तो हमारी जिंदगी से बंधी डोर है, अपने आप खींचती चलेगी। और फिर हम जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही तो लिखा कर नहीं लाए हैं। अरे कभी तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सलाह दो, हम इसे कहां से शुरू करें? वो उलझन में पड़ गई। जिंदगी तो ऊन की गुच्छी की तरह उलझी हुई है, जिसका सिरा ढूंढे नहीं मिलता। दरअसल वो जीवन संघर्षों से बुरी तरह थक चुकी थी और अपने बारे में सोचने की ताकत वो खो चुकी थी। सोचता हूं तुम्हारे लिए एक सिल्क की साड़ी खरीद दूं। पार्वती अभिभूत हो गई। अब तक तो वो यही सोच रही थी कि उनके बीच का प्यार लंबे संघर्षों में पथरा गया है, लेकिन नहीं, वो तो ज्यादा निखर कर वापस लौटा है। उसके सीने में एक नन्हा खरगोश कुलांचे भरने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब मन में पहनने ओढ़ने की हौस थी तब। अब तो 30 साल होमकुंड में जलकर सब कुछ स्वाह हो गया। वो पार्वती नहीं लौट सकती जिसके दिल में हजारों सपने थे, कभी नहीं लौट सकती। मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, उसने आभारी स्वर में कहा। अब तो मोटा झोटा पहनने की आदत हो गई है। इस उम्र में साड़ी पहनती कैसी लगूंगी भला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रतिनाथ को उसका ये हतोत्साहित रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन वो जो कुछ सोच रही थी उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। मैं सोचती हूँ, उसने कहा, अगर पैसों की कुछ सुविधा हो तो खाने पीने में कुछ सुधार कर ले। मोटे चावल, घटिया दालें और सड़ी गली सब्जियां खाते सभी की सेहत खराब हो गई है। रतिनाथ घबरा गया, मानो पार्वती ने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। फिर वो संभल कर उसे समझाने लगा, ये अपने बूते से बाहर की बात है। एक मुश्त 2, 4, 5 हजार रुपया खर्च किया जा सकता है, लेकिन रिकरिंग खर्च बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये अर्थशास्त्र का संकट है और यहीं आकर आदमी लाचार हो जाता है। पार्वती की समझ में कुछ नहीं आया और उजबक की तरह उसका मुंह देखने लगी। ये आदमी को भीतर से बुरी तरह दरिद्र और बाहर से चमकदार बनाए रखने की अर्थशास्त्र की चालाकी है। रतिनाथ ने कहा, देखो, एक टीवी 3000 से 3200 का हो जाता है तो निभ जाता है, क्योंकि ये जीवन में
एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार खरीदा जाता है। लेकिन अगर दाल 10 की जगह 11 रुपए की हो जाती है या चीनी 6 की जगह 7 रुपए किलो हो जाती है, तो ये महंगाई आदमी को जहर की तरह मारती है और उसे अपने जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। पार्वती और उलझन में फंस गई। एक ओर तो ये नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, दूसरी ओर इनकी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि सड़ी सब्जियों की जगह ताजा सब्जियां ला सके। आखिर इनकी मंशा क्या है? जिंदगी जैसी चल रही है चलने दें, अब रह ही कितनी गई है। असली जिंदगी तो अभाव के अंधेरे में कट चुकी है। तुमने बताया नहीं, घर की मरम्मत करा लेना ठीक रहेगा। एकदम जर्जर हो गया है, अंधड़ में इसकी दीवारें कांपती हैं और बरसात में बाहर कम बरसता है, भीतर ज्यादा। रतिनाथ के चेहरे पर एक करुण मुस्कान उभरी और वो बिना एक शब्द बोले पार्वती के चेहरे की ओर देखने लगा। उसका चेहरा किसी अजनबी के चेहरे में तब्दील हो गया। वो अंदर तक और बुरी तरह आहत हो गया। पार्वती को अपनी गलती का एहसास हो गया। अनजाने में उसने उनकी कोई दुखती नस को छू दिया है। उसने कातर विनम्रता से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब जो भी रहा हो, लेकिन एक बात साफ है कि तुम व्यावहारिक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम क्या सोचती हो कि तनख्वाह में कर्ज अदायगी के 400-500 बढ़ जाने से मेरी औकात मकान मरम्मत कराने की हो गई? जानती हो, एक ईंट मय मसाले के 1 रुपए की पड़ती है। रिटायरमेंट पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब इसके बारे में सोचा जा सकता है। इस बार पार्वती अतिरिक्त रूप से सचेत होकर सोचने लगी। तर्क और विवेक के साथ कोई ऐसा प्रस्ताव रखा जाए जिसे तुरंत सहमति मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा, तो फिर एक टीवी खरीद लेते हैं। टीवी? रतिनाथ क्षण भर के लिए रुका, फिर उसने नकार में सिर हिला दिया। टीवी हमारी संस्कृति पर गंभीर हमला है और ये आदमी की मौलिक सोच को पंगु बना देता है। ये तो समझो टीबी की बीमारी है और ये आदमी का बहुत वक्त चुरा लेता है, वो कीमती वक्त जिसमें काफी कुछ महत्व का काम किया जा सकता है। बिट्टू की पढ़ाई पर इसका कितना असर पड़ेगा, सोचा कभी? फिर 2-4 साल में उसकी शादी होगी तो टीवी फीवी तो उसमें मिलेगा ही। कुछ और सोच कर बताओ। मेरा दिमाग तो फेल हो गया है, पार्वती ने कहा। मैं चाय बना लूं, अब तुम ही सोचो। और वो चाय बनाने चली गई। जब तक वो चाय बनाकर लाई तब तक रतिनाथ गंभीरता से कुछ सोच चुका था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चाय का घूंट भरकर ताजा दम होते हुए उसने कहा, सोचता हूं डबल बेड बनवा लें। फोल्डिंग पलंग पर सोते सोते तो कमर दोहरी हो गई। पार्वती के हिये में एक नन्ही सी चिड़िया पंख फड़फड़ाने लगी। डबल बेड पर सोने का अरमान तो पता नहीं कब से उसके मन में भी था। उसकी आंखें लाज से कांपने लगी। क्या सोचती हो? रतिनाथ ने उसे कुरेदा। जरा सोचो तो, ठेले पर डबल बेड लदा आ रहा है और पीछे पीछे तुम मटकते चले आ रहे हो, तो कैसा लगेगा? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का काम तो गाल बजाना है। मैं तुम्हें अक्सर बाप, बेटे और गधे की कहानी सुनाता हूं, तुमने उससे भी कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं की। दुनिया की परवाह की तो जी नहीं सकोगी। पार्वती ने उस समय प्रेरणा प्राप्त की हो या न की हो जब रतिनाथ ने उसे कहानी सुनाई थी, लेकिन इस समय वो प्रेरणा से लबालब थी। उसने उत्साह से पूछा, कितने का बनेगा? बॉक्स और रेक्स वाला लगभग 4000 का। 4000? 4 का? वो चिहुक गई। 2 के कॉयर फोम के गद्दे, बाप रे। चादरें और तकिए लगभग 500 के। 500 यानी कुल मिलाकर हुए 6500। सिर्फ सोने भर के लिए 6500 का खर्चा? ऐसी औकात तो हमारी नहीं है। माँ जी पिताजी क्या कहेंगे? माँ बाप बच्चों के सुख से सुखी होते हैं। खैर रहने दो, तुम्हारी माँ ऐसी तो नहीं है। ये सब बाद में देखा जाएगा। रुपया कहां से आएगा? फंड से लोन निकाल लूंगा। फिर वही कर्ज का चक्कर। दरअसल अब उधार की आदत पड़ गई है, धोबी के गधे की तरह। उसकी पीठ पर बोझ कम हो तो वो चलने से इनकार कर देता है।
अगले रोज दफ्तर पहुंचकर रतिनाथ ने पहला काम किया कि जीपीएफ से भतीजी की शादी के नाम पर 7,000 कर्ज लेने का आवेदन पत्र लाइन में लगा दिया और दफ्तर से छूटने के बाद वो सीधा स्टैंडर्ड फर्नीचर मार्ट पहुंच गया। दुकानदार उसका जानकार था। उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, रतिनाथ जी, आज इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? रतिनाथ का चेहरा गर्वोन्नत था। बोला, एक डबल बेड बनवाना है। अभी कोई बिटिया शादी ब्याह के लिए रह गई है क्या? मेहरा साहब, आपकी दुआ से सबके ब्याह हो गए, गंगा नहा लिया। तो फिर का क्या मतलब? रतिनाथ नाराज हो गया। क्यों भाई, हम डबल बेड पर नहीं सो सकते क्या? क्यों नहीं साहब, वो बात नहीं, मेरा मतलब है घर के लिए बनवाना है तो चीज बढ़िया होनी चाहिए ना। घर के लिए ही चाहिए। रतिनाथ सहज हो गया। आप डिजाइन सिलेक्ट करिए, ऐसी शानदार चीज बनाकर दूंगा जो सिर्फ पलंग ही नहीं, आर्ट का पीस होगा। उसने एक डिजाइन पसंद कर लिया। वाह साहब, बड़ी ऊंची चॉइस है आपकी। कब तक बन जाएगा? जब आप हुक्म करें। रतिनाथ ने अनुमान लगाया, सामान्य रूप से फंड का पैसा मिलने में 20-25 दिन तो लग ही जाते हैं। उसने कहा, महीने भर में बना दीजिए। ठीक साहब, सनमाइका किस कलर का चलेगा? मेरे ख्याल से क्रीम कलर का प्लेन माइका ठीक रहेगा। मैं भी आपको यही रंग तजवीज करता। रतिनाथ खुश हो गया। अभावों और संघर्षों की लंबी मार के बाद भी उसका सौंदर्य बोध अभी जीवित था। पाए शीशम के ही होंगे ना? बिल्कुल, आपके लिए खास डाट चिरवाऊंगा। माल क्या समझो, सोना है। कीमत क्या होगी? आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपसे 2 पैसे कम ही लेंगे। हिसाब बाद में लगता रहेगा। मोटा अंदाज है 4-4.25 के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो अगले महीने इसी तारीख को। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रतिनाथ ने बयाना दिया और सुखी आत्मा के साथ घर लौट आया। चाय पीकर वो अपने फोल्डिंग पलंग पर बैठा तो उसे वो बहुत असुविधाजनक लगा। लेकिन कोई बात नहीं, बस महीने भर की ही तो बात है। फिर तो उसके पास एक ऐसा चमकदार माइका का पलंग होगा जिसमें वो अपनी शक्ल भी देख सकेगा। सहसा उसे लगा कि उसने 1 महीने का समय देकर गलती की है। डीलिंग क्लर्क को चाय पानी पिलाकर फंड जल्दी निकाला जा सकता था। 1 महीने का इंतजार उसे भारी लग रहा था। आगे ठेली पर पलंग लदे थे और उसके पीछे रतिनाथ चल रहा था। कोई परिचित मिल जाता तो वो थोड़ा असहज हो जाता, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। परिचित के चेहरे पर भी व्यंग की कमान खिंच जाती। कौवा भी हंस की चाल चलने लगा। रतिनाथ जी, क्या ले जा रहे हैं? पलंग? अच्छा। भाई वाह। ठेली मोहल्ले में पहुंची तो उनींदा मोहल्ला चौंक कर जाग गया और उसकी खिड़कियां दरवाजे कनफूसियां करने लगे। पलंग आंगन में उतरे तो आंगन महक गया। वे सलीके से कमरे में पहुंचे तो कमरे की आप बदल गई। माँ 2 तल्ले के ओसारे में बैठी रामचरितमानस बाँच रही थी। उसे लगा कि घर में कोई गंभीर किस्म का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने आंगन में पलंग उतरते देख लिए थे। वो घुटनों पर हाथ रखकर उठी और हाँफते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और विस्फारित नयनों से पलंग को कुछ देर तक देखते रहने के बाद बोली, ऐनक तो एकदम उतर गई है, कुछ दिखता ही नहीं। कितनी बार कहा इसे बदल दो, पर बुढ़े ठेरों की कौन सुनता है। माँ, ये पलंग है, डबल बेड। आंख से मानस की चौपाई दिखती है तो इतने बड़े पलंग क्यों दिखाई नहीं दिए? रतिनाथ ने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा, डबल बेड, बहुत ठीक किया। कितने का बना? पलंग के चिकने माइका पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा। रतिनाथ को ये टोका टोकी अच्छी नहीं लगी। उसकी गांठ से तो दाम जा नहीं रहे हैं, पर टांग अड़ाएगी जरूर। चलती बेला है, दुनियादारी छोड़कर राम नाम सुमरना चाहिए। पार्वती बहुत व्यवहारिक और चतुर थी। इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए वो बीच में कूद पड़ी और बोली, ये कोई 1000-1500 का है माँ जी,
उसने पलंग की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से काफी कम बताई थी ताकि माँ जी की आत्मा को क्लेश न हो, पर उसकी आत्मा यह कीमत सुनकर भी बिदक गई। 1,500? उसने जलन भरे आश्चर्य से कहा। कैसी आग लग गई है जमाने पर। अब तो मुए पलंग भी 1,500 के बनने लगे। पलंग नहीं हुआ, स्वर्ण सिंहासन हो गया। इतने रुपयों में तो 4 धामों की यात्रा हो जाती। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे जतन से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसकी बात सुनकर रतिनाथ के भीतर तेजाब सा कुछ फैल गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और खून का घूंट पीकर चुप रह गया। पार्वती भी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली गई। मां ने देखा कि उसकी धार्मिक भावना और आर्थिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो कमर पर हाथ रखकर थोड़ा झुकी और टसकते हुए बुदबुदाई। ये बाई का दर्द फिर उखड़ गया, जान ही लेके रहेगा। रतिनाथ ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई। कमर तो एकदम तख्ता हो गई है, उसने कहा और जोरों से टसकते हुए 2 तल्ले में चली गई। वहां जाकर वो धम से चौकी पर बैठी और उच्च स्वर में, जो उसके क्रोध की धार्मिक अभिव्यक्ति था, रामचरितमानस बांचने लगी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहसी उजियार। कॉयर फोम के गद्दे बिछाते हुए रतिनाथ की उंगलियां उस पर ऐसे सरसराईं और ऐसी आकुल उत्कंठा से भर गईं, जैसे कभी पार्वती के बाल सहलाते हुए थरथराने लगती थीं। जब उसके बाल रेशमी थे और वो लाज भरी जवान नारी देह की खुशबू से रची इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसकी उंगलियों के पोरों से कविताएं फूट रही थीं और हृदय से भरा पूरा चांद झांक रहा था। उसने जतन से चादर बिछाई और बड़े प्यार से उसकी सलवटें दूर की। टेबल लैंप निकाला, जो इस्तेमाल न किए जाने की वजह से काम नहीं कर रहा था। उसकी मरम्मत की, दफ्तर से चुरा कर लाया बल्ब उसमें फिट किया। हालांकि पलंग के सिरहाने ट्यूबलाइट फिट करने की व्यवस्था भी थी, लेकिन अभी ट्यूबलाइट का इंतजाम और नहीं हुआ था। पलंग के सिरहाने बनी रैक की चिकनी सतह पर रखकर उसे जलाया। लैंप के प्रकाश में पलंग सर्पमणि सा जगमगाने लगा और सिरहाने में जड़े आईने ने उसकी छवि को अपने अंक में भर लिया। उसे लगा जिंदगी हर कोने से मुस्कुरा रही है। उसने अपना थैला खोला, जो उसे पलंग की भव्यता के सामने बड़ा दरिद्र दिखाई दिया और जिसे बदल दिया जाना उसे आवश्यक लगा, और उसमें से उस दिन का अखबार निकाला, जिसे वो दफ्तर से लौटते वक्त विभागीय जलपान गृह के मैनेजर से अगले रोज वापस कर दिए जाने की शर्त पर मांग लाया था। उसका दिमाग अखबार में कोई सनसनीखेज खबर ढूंढ लेने की जगह पार्वती की चूड़ियों का संगीत सुनने को ज्यादा मचल रहा था, जो उसके जीवन का सार तत्व था। यह हैरानी की बात थी, लेकिन सच थी कि वो 32 साल पीछे लौट गया था, जब पार्वती के भीतर से कोई संगीत फूटता था। उसने खाना पलंग पर बैठकर ही खाया और इस हिफाजत से खाया कि जूठन चादर पर गिरकर उसे गंदा न कर दे। खाना खाकर वो पलंग पर लेट गया और पार्वती का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, वो आ ही नहीं रही थी। रसोई में उसकी खटर पटर चालू थी। उसने पहली बार शिद्दत से अनुभव किया कि उसकी पत्नी ओवरबर्डन है, जिसकी वजह से उसके भीतर ममता भी जाग रही थी और तरस भी। प्रतीक्षा जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई तो वो अखबार निकालकर फिर पढ़ने लगा। इस बार अखबार पढ़ते हुए वो संवेदनशील हो गया था, क्योंकि पार्वती के प्रति उपजे तरस भाव की वजह से उसका हृदय पहले से ही व्याकुल था। अखबार देश का जो चित्र उसके सामने पेश कर रहा था, उसने उसे हिला दिया। पत्नी रसोई से काफी देर बाद लौटी, खस्ता हाल और थकी हुई। रतिनाथ ने कूदकर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन वो इतना ठंडा था कि एक शीतल झुरझुरी उसके भीतर तक उतर गई। हालांकि ये जून की उबलती हुई गर्मियों की रात थी। क्या बात है पार्वती?
उसने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, उसने बहुत ठंडा जवाब दिया। उसने पार्वती को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हम उन क्षणों को फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं जिन क्षणों में हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी। वो उसी तरह जड़ खड़ी रही। कुछ याद है पार्वती, हमारी पहली रात में क्या हुआ था? कितना मजेदार वाकया। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बिस्तर पर आया था तो मेरा पैर मसहरी के बांस में फंस गया था और मसहरी मय डंडों के हमारे ऊपर गिर पड़ी थी। तुम घबराकर चीखी थी। तुम्हारी वो अदा भरी घबराहट और कोमल चीख मुझे आज तक याद है। यही होता है, पार्वती ने रूंधे गले से कहा। खुशी का कोई पल अगर भटकता हुआ इधर आ जाता है तो सिर पर डंडे पहले बरसने लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझ भी नहीं सकते, पार्वती फुफकारती हुई बोली। खैर, इन बातों को छोड़ो और आराम करो। पलंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम्हें ही मुबारक हो ये पलंग, मुझे नहीं सोना इस पर। क्या बात है पार्वती, तुम तो इसका इतना इंतजार कर रही थी। कुछ पता है माँ जी कितनी जली कटी सुना रही हैं? ये पलंग उन्हीं के शयन कक्ष में लगवा दो। तुम भी पार्वती इतनी समझदार होकर भी कभी कभी बच्चों की तरह बात करने लगती हो। रतिनाथ ने उसे फुसलाने की कोशिश की। बुजुर्ग हैं, टोका टाकी तो उनकी आदत ही होती है, उनकी बात का क्या बुरा मानना। और उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर खींच लिया। वो अनिच्छा से पलंग के एक कोने में गठरी सी लेटी और सुबकने लगी। तुम दफ्तर चले जाते हो, मुझे ही तो भुगतना पड़ता है। आज दिन भर जो औरत उनके पास बैठने आई उसे सुस्कार कर मेरे पास भेज दिया कि बहू को बधाई दे आओ, आज उसकी सुहाग रात है। पलंग न लाकर मेरे लिए मिट्टी के तेल का पीपा ले आते, इस जंजाल से तो छुट्टी मिलती। नहीं पार्वती, रतिनाथ ने उसे अंक में भरने के लिए अपनी ओर खींचा। पार्वती ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूं। दिन भर मशीन की तरह काम पर पिली रहती हूं। उसका तो कुछ सोचते नहीं, ऊपर से प्यार ठिठोली की सूझ रही है। ये उम्र है प्यार ठिठोली की। 6000 के पलंग पर लेटा रतिनाथ पत्नी के व्यवहार से बुरी तरह आहत और अपमानित हो गया। उसके प्यार का ज्वार सहसा ठंडा पड़ गया। उसने लैंप बंद किया और सोने का उपक्रम करने लगा। उसे नींद नहीं आई। एक तो वो अपमान से घायल था, दूसरे बिस्तर की नरमी उसके पीठ और कूल्हों पर चुनचुनाहट पैदा कर रही थी। ऐसा लगता मानो फूल झड़ी पीठ पर सरसरा कर गुदगुदी कर रही हो। करवट बदलता तो उसे डर लगता कॉयर फोम के गद्दे के गोल किनारे से कहीं नीचे न फिसल पड़े। वो इतने आनंद का अभ्यस्त नहीं था। कई मर्तबा उसे लगता, और शायद ज्यादा ही लगता, कि वो पलंग पर नहीं 6000 रुपयों के नोटों पर सोया हुआ है और उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगता। इस कश्मकश में वो पूरी तरह से पस्त हो गया। लाख कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आई। चौकीदार की सीटी की आवाज रह रह कर सन्नाटे को चीर कर उसके दिमाग में बजती और वो ज्यादा बौखला जाता। आखिर रात के किन्हीं निशब्द लम्हों में वो चुपचाप उठकर सहन में आ गया। उसका फोल्डिंग पलंग लावारिस सा एक कोने में फोल्ड किया पड़ा था। उसने उसे सीधा किया और बिना बिछावन के उस पर लेट गया। उसका स्पर्श बड़ा पहचाना, अपनत्व भरा और आत्मीय था। उस पर लेटते ही उसे मीठी नींद ने अपनी बाहों में भर लिया। सुबह मां की भक्ति रस में सनी रामचरितमानस की चौपाई गाती आवाज से, जो आज कुछ ज्यादा ही करुणा भरी थी, उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फोल्डिंग पलंग की बगल में दूसरा फोल्डिंग पलंग बिछाए पार्वती गहरी शांत नींद सो रही है और उसका एक हाथ उसकी यानी रतिनाथ की अपनी छाती पर फैला है, जिसे उसने बहुत सहेज कर और प्यार के साथ वहां रखा होगा। और अंदर कमरे में डबल बेड दैत्य की तरह पसरा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक स्वर्गीय सुभाष पंत जी की लिखी हुई यह रचना रतिनाथ का पलंग।
कुछ किस्से कुछ कहानियां की तरफ से मैं अतुल विश्नोई स्वर्गीय सुभाष पंत जी को श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूं। उनकी रचना रतिनाथ का पलंग हमारे YouTube चैनल से प्रथम बार 17 मार्च 2019 को अपलोड की गई थी। धन्यवाद।